Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे HIV की पैथोजेनेसिस पे और उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था HIV के जनरल इंट्रोडक्शन पे और उसकी मॉर्फोलॉजी और साथ में कुछ HIV के जीन्स की भी हमने उस पर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो पे सबसे पहले हम बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की, यानी कि जो HIV है वो किस किस तरह से ट्रांसमिट करता है, कौन कौन से मोड हैं जिनसे वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है, फैल सकता है, राइट। दूसरा हम बात करेंगे कि वायरस किस तरह से होस्ट की सेल पे अटैच होता है, यानी कि आपकी बॉडी में किस तरह से ये अटैच होता है, कहाँ अटैच होता है उसकी हम बात करेंगे। देन फिर ये रेप्लिकेट कैसे करता है, क्लियर, इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल पिक्चर की, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, कौन कौन से इन्फेक्शंस, कौन कौन सी क्लिनिकल इलनेस इन्फेक्टेड पेशेंट में हो सकती है, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बहुत सारे हैं दोस्तों, यानी कि HIV बहुत तरह से आपका पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे पहला मोड है सेक्सुअल मोड, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, यानी कि शारीरिक संबंध स्थापित करने से। अगर कोई इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो उससे चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन आपके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। तो सेक्सुअल मोड सबसे कॉमन मोड है आज के टाइम पे। इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन विच अकाउंट फॉर 75% ऑफ टोटल केसेस इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 75% जो HIV के केसेस हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन सा है, सेक्सुअल मोड की वजह से, राइट। तो इनमें एक तो आपका हेट्रोसेक्सुअल रूट है। हेट्रोसेक्सुअल मीन्स मेल टू फीमेल, जो आपका आप कह सकते हैं इसको वेजाइनल सेक्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो दैट इज द कॉमनेस्ट मोड, राइट। और दूसरा है एनल इंटरकोर्स, क्लियर। एनल इंटरकोर्स चाहे वो मेल टू फीमेल हो, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में हो, या मेल मेल के बीच में हो, दो मेल के बीच में, या फिर एक मेल एक फीमेल के बीच में हो, वो क्या है, हैज हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन देन वेजाइनल इंटरकोर्स। दोस्तों अगर वेजाइनल इंटरकोर्स की बात करें तो वेजाइनल इंटरकोर्स में इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता जितना आपका एनल इंटरकोर्स में रिस्क रहता है, राइट। तो वेजाइनल इंटरकोर्स में HIV ट्रांसमिशन का रिस्क जो है बहुत कम होता है, यूं कह सकते हैं 0.1 to 1% पर कोइटस पर इंटरकोर्स, क्लियर। ये आपका वेजाइनल सेक्स में इतना रिस्क रहता है। और इससे ज्यादा जो रिस्क है वो किस में है, एनल इंटरकोर्स में, यानी कि एनल सेक्स, गुदा मैथुन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, राइट। तो गुदा मैथुन करने से आपको ज्यादा रिस्क होता है HIV ट्रांसमिशन का, राइट। चाहे वो मेल टू मेल हो रहा हो या मेल टू फीमेल हो, राइट। देन दूसरे मोड की अगर बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। दैट इज द लीस्ट कॉमन मोड 5%, बट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम, क्लियर। जैसा कि आपको पता है कि आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड स्क्रीनिंग की जाती है, राइट। तो एकाएकी एकदम से कोई भी HIV इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर देता है ऐसे ही, ठीक है। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लोग लेने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए 5% ही चांसेस हैं, ये चांसेस की हम बात नहीं कर सकते, 5% ही जो केस ऐसे देखे जाते हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू देखे जाते हैं। अदरवाइज अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क इज मैक्सिमम,
इस केस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कितना? 90 to 95%। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन का आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं किसी नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट में, तो बहुत ज़्यादा चांसेज आपके बढ़ जाते हैं क्लियर इन्फेक्शन होने के। तो थर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज म्यूकोजल ट्रांसमिशन और परक्यूटेनियस ट्रांसमिशन भी हम इसको बोलते हैं। जैसे कि किसी इन्फेक्टेड या कॉन्टामिनेटेड नीडल से अगर आपको इंजरी हो जाती है आपकी स्किन पे, तो उससे चांसेस रहते हैं HIV ट्रांसमिट होने की। और दूसरा, ड्रग एब्यूजर्स में जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, बहुत ड्रग लेते हैं इंट्रावीनसली, तो वो एक ही सिरिंज यूज करते हैं, पूरे ग्रुप में एक ही सिरिंज यूज की जाती है। तो उससे अगर कोई उस ग्रुप में कोई भी एक अगर HIV इन्फेक्टेड है, तो वो जितने उसको यूज कर रहे हैं उस सिरिंज को, जितने भी मेंबर यूज कर रहे हैं उस ग्रुप के, उन सब में HIV फैल सकता है राइट। तो ड्रग एब्यूजर्स अगर कंटामिनेटेड सिरिंज यूज कर रहे हैं तो उससे हो सकता है। और रेजर शेयर करने से, अगर आप जो रेजर शेयर कर रहे हैं, दाढ़ी बनाने वाला जो रेजर होता है क्लियर सेविंग का, तो उसे अगर आप शेयर कर रहे हैं या किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ अगर आप उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको हो सकता है, ठीक है। या फिर टैटू बनाने से, टैटूइंग से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द म्यूकोजल ट्रांसमिशन और परक्यूटेनियस ट्रांसमिशन। देन द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज पेरिनेटल मोड, यानी कि इन्फेक्टेड मदर से उसके होने वाले बेबी में क्लियर। तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज अबाउट 20 to 40%। अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है HIV से, तो उसके होने वाले बेबी में ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं 20 to 40%। तो ये जो इन्फेक्शन है ये प्रेगनेंसी के किसी भी प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम हो सकता है राइट। लेकिन जो सबसे ज्यादा रिस्क वाला टाइम है वो है डिलीवरी का टाइम। तो डिलीवरी के टाइम सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है इन्फेक्शन होने का। इसके अलावा ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड हो सकता है, या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर के मिल्क से उसके बेबी में HIV ट्रांसमिशन हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिस्की टाइम है वो है ड्यूरिंग डिलीवरी क्लियर। दोस्तों, नॉर्मल टच करने से या कैजुअल कांटेक्ट, जैसे अगर हम नॉर्मली किसी को छू रहे हैं या किसिंग करने से, या फिर किसी के साथ फूड शेयर करने से, किसी के साथ बैठने से, उठने से, इस तरह का जो कैजुअल कांटेक्ट है, उससे HIV स्प्रेड होने का अभी तक कोई एविडेंस नहीं है क्लियर। तो इसलिए किसी के साथ, या फिर इंसेक्ट बाइट से, किसी कीड़े के काटने से या मच्छर के काटने से HIV इन्फेक्शन हो, ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं है क्लियर। तो अगर वायरल लोड की बात करें, ह्यूमन बॉडी में वायरल लोड की बात करें, तो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जितना भी फ्लूइड आपका प्रेजेंट है, फ्लूइड पार्ट जहां भी प्रेजेंट है आपका, उस फ्लूइड में HIV होने के चांसेस होते हैं। यानी कि HIV वहां पे क्या करता है? शेडिंग करता है, वहां पे आपका घर करता है राइट। तो HIV लोड होने के चांसेस ज्यादा आपके रहते हैं, जैसे ब्लड में, ब्लड, ये आपका CSF क्लियर। और इसके अलावा जितना भी आपका फ्लूइडी पार्ट है, ब्रेस्ट मिल्क, क्लियर। तो इन जगहों पे, इसके अलावा आपका जैसे यूरिन है, ठीक है, और भी जितना फ्लूइड पार्ट है वहां वहां आपका HIV शेड करता है। तो सबसे ज्यादा जो शेडिंग है, यानी कि HIV जो आपका है, वो सबसे ज्यादा ब्लड और CSF में उसके होने के चांसेस होते हैं राइट। ब्रेस्ट मिल्क में भी रिस्क बहुत ज्यादा है, यूरिन में बहुत कम चांसेस होते हैं HIV होने के। तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ब्लड में, CSF में, और इसके अलावा जेनाइटल सेक्रीशंस में, जेनाइटल सेक्रीशंस, ठीक है, सीमेन में क्लियर। यूरिन, टीयर्स और सलाइवा में बहुत कम चांसेस होते हैं
HIV मिलने के, राइट। दोस्तों अब बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द होस्ट सेल एंड द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। क्लियर। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे वायरस होस्ट की सेल पे अटैच होता है, किस रिसेप्टर की हेल्प से अटैच होता है और कैसे इसका रेप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अटैचमेंट की। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं दैट इज द ह्यूमन सेल, ठीक है। सपोज ये आपकी क्या है, टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल है। क्लियर। क्योंकि जो HIV है वो ज्यादातर आपकी टी हेल्पर सेल्स पे, टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है। क्लियर। तो ये आपकी क्या है, टी हेल्पर सेल है और ये जो ग्रीन कलर से आप राउंड देख रहे हैं दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्लियर। और इस सेल की सरफेस पे देखिए कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। क्लियर। इस तरह से आप रिसेप्टर देख रहे हैं। तो ये रिसेप्टर कौन से हैं, दीज आर द CD4 रिसेप्टर। क्योंकि आप देखेंगे कि CD4 रिसेप्टर्स मोस्टली आपके टी सेल्स पे या इसके अलावा आपकी मोनोसाइट्स पे या इसके अलावा मैक्रोफेजेस पे, लैंगरहैंस सेल्स पे, एस्ट्रोसाइट्स पे, क्लियर, इस तरह की, और इसके अलावा ग्लायल सेल्स पे, इस तरह की सेल्स पे CD4 रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर हम टी हेल्पर सेल की बात कर रहे हैं। तो ये जो आप रिसेप्टर देख रहे हैं दीज आर द CD4 रिसेप्टर्स। तो वायरस इन CD4 रिसेप्टर्स से ही अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ GP120। GP120। तो ये GP120 क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था HIV का, उसमें हमने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक अवेलेबल है, उससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो GP120 आपका किससे बाइंड होता है, CD4 रिसेप्टर से। क्लियर। तो ये बाइंडिंग होती है और इसके अलावा कुछ को रिसेप्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। को रिसेप्टर जैसे आपके को रिसेप्टर भी आपकी GP120 से ही बाइंड करते हैं। को रिसेप्टर जैसे कीमोकाइन रिसेप्टर्स को हम को रिसेप्टर बोलते हैं, यानी कि जो कीमोकाइन रिसेप्टर होते हैं वो को रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। तो वो कीमोकाइन रिसेप्टर, दो तरह के कीमोकाइन रिसेप्टर हैं। एक तो है आपका CXCR4 और दूसरा है CCR5। ये दो आपके को रिसेप्टर हैं। आप कह सकते हैं कीमोकाइन रिसेप्टर जो को रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये एक तो CD4 रिसेप्टर और दूसरा को रिसेप्टर CXCR4 एंड CCR5 की हेल्प से, क्लियर, ये GP120 इन दोनों से बाइंड करके क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है। इन पे बाइंड होके अंदर आने की कोशिश करता है। क्लियर। तो बाइंड हुआ, सबसे पहले अटैचमेंट हुआ एक तो CD4 रिसेप्टर से, दूसरे को रिसेप्टर्स के साथ। तो ये बाइंडिंग होने के बाद फिर क्या करता है, फ्यूजन प्रोटीन की हेल्प से, फ्यूजन प्रोटीन की हेल्प से ये वायरस आपका फ्यूज होके अंदर एंटर करता है। और फ्यूजन प्रोटीन क्या है, फ्यूजन प्रोटीन है आपका GP41, आपका फ्यूजन प्रोटीन की तरह वर्क करता है। GP41 ये भी आपका क्या है, वायरस का जो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको जाके आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि GP41 क्या है। तो GP41 फ्यूजन प्रोटीन की तरह वर्क करता है। क्लियर। तो इस फ्यूजन प्रोटीन की हेल्प से वायरस आपका फ्यूज होके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। क्लियर। और अंदर पेनिट्रेट होने के बाद ये देखिए अंदर आ गया, वायरस अंदर आ गया आपका। अंदर पेनिट्रेट होने के बाद इसका क्या होती है, इसकी अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग का मतलब है कि जो अंदर की, ये जो बाहर की कोटिंग है, ये आपकी, इसका ब्रेकडाउन होता है। क्लियर। इसका ब्रेकडाउन होता है और इसका ब्रेकडाउन होके जो अंदर का जो जीनोम है वो बाहर निकल आता है आपका। अब जीनोम क्या है इसका, HIV का जीनोम है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, 2 कॉपीज, 2 कॉपी,
1 and 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपके कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्लियर? तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपका बाहर आ गया। देन फिर क्या होता है आपका, जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वायरस का, पॉजिटिव सेंस का है, राइट? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। यानी कि आपको पता है कि रिवर्स, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसके साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यहां पे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है किसकी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की। डीएनए, इसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और इन दोनों का क्या बन जाता है, एक हाइब्रिड बन जाता है। ठीक है, लाइक दैट। सपोज ये आपका दिस वन इज द आरएनए एंड दिस वन इज द डीएनए। ब्लू कलर का जो है वो आरएनए है और ये रेड कलर का आपका क्या है, डीएनए। तो ये क्या बन गया, एक हाइब्रिड बन गया। किसका, डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड बन गया। क्लियर? देन फिर अगेन इस हाइब्रिड, यहाँ पे क्या होता है, फिर अगेन जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी के थ्रू उसका क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्लियर? तो ये आपका जो आरएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए आपका, इसका डाइजेशन हो जाता है। तो आपका क्या बच जाता है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका रह जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिर्फ आपका रह जाता है। ठीक है, दिस इज द राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसमें आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का डाइजेशन हो जाता है और बच क्या जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका बच जाता है। अगेन फिर इसकी क्या होती है, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी के थ्रू ये जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक दैट, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर? थ्रू the DNA polymerase activity of reverse transcriptase enzyme, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें कन्वर्ट हुआ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हुआ। क्लियर? लेट मी ड्रॉ इट। अब देखिए यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम पे। ठीक है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फिर मूव करता है। अभी तो ये क्या है, ये कहाँ हो रहा है, ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मूव करता है कहाँ को, न्यूक्लियस की तरफ। कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस पे एंटर कर जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में गया। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसका इंटीग्रेशन हो जाता है किसके साथ, होस्ट क्रोमोजोम के साथ, होस्ट सेल क्रोमोजोम के साथ। इसके अंदर जो क्रोमोजोम प्रेजेंट है उस क्रोमोजोम के साथ इसका क्या हो जाता है, इस डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो आप डीएनए देख रहे हैं दैट इज द इंटीग्रेटेड डीएनए। क्लियर? तो फिर क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड डीएनए जो आपका है that serves as a template for the production of mRNA and genomic progeny of RNA। ठीक है, ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है क्या बनाने के लिए, एक तो mRNA बनता है, ठीक है, और दूसरा आपका जीनोमिक प्रोजेनी ऑफ आरएनए, प्रोजेनी आरएनए। ठीक है, तो ये वायरल आरएनए आपका बन गया अगेन, और एक आपका क्या बन गया, mRNA बन गया। तो ये mRNA अगेन न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में इस mRNA का ट्रांसलेशन हो जाता है। ट्रांसलेशन के बाद क्या बन जाएगा, इस mRNA से सेंट्रल डोग्मा, आपको पता है mRNA से
ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बन जाएगा, वो प्रोटीन बन जाएगा, वायरल प्रोटीन। दिस इज द वायरल प्रोटीन। क्लियर। और फिर इस वायरल प्रोटीन और इसको क्या बोलेंगे, जीनोमिक प्रोजेनी आरएनए, जीनोमिक प्रोजेनी आरएनए, क्लियर, along with the reverse transcriptase enzyme। क्लियर। इन दोनों का क्या होगा, वायरल प्रोटीन और जीनोमिक प्रोजेनी आरएनए की क्या होती है, असेंबली होती है। ठीक है। असेंबली से क्या बन जाता है आपका, इन दोनों की असेंबली से एक नया क्या बन जाता है, विरियन बन जाता है। क्लियर। ये आपका विरियन बन गया। ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोकैप्सिड। अभी क्या बना है, न्यूक्लियोकैप्सिड बना है। देन फिर ये न्यूक्लियोकैप्सिड जो फॉर्म हुआ है, ये मूव करके आपके कहाँ आते हैं, सेल सरफेस पे आते हैं। सेल सरफेस पे आके सेल मेम्ब्रेन से ये लिपिड पार्ट लेकर, हमने बोला था जो जब इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, हमने आपको बताया था कि जो लिपिड पार्ट होता है, ठीक है, वायरस की जो एनवलप का जो लिपिड पार्ट है, दैट इज होस्ट सेल मेम्ब्रेन डिराइव्ड। क्लियर। तो यहां से लिपिड पार्ट को लेकर ये कहां चला जाता है, बाहर रिलीज हो जाते हैं। ये बाहर रिलीज हो गए। दीज आर द डॉटर विरियंस। क्लियर। तो इस तरह से बहुत सारे वायरसेस, डॉटर वायरसेस आपके रिलीज होते रहते हैं, और वो नई नई सेल्स को, दूसरी सेल्स को, दूसरी टी लिम्फोसाइट्स को या मैक्रोफेजेस को या ग्लाइल सेल्स को या डेंड्राइटिक सेल्स को क्या करते रहते हैं, इन्फेक्ट करते रहते हैं। ठीक है। बेसिकली आपके टी लिम्फोसाइट्स को ये इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वायरसेस आपके बनते चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन ऑफ HIV। क्लियर। HIV के क्लिनिकल पिक्चर की अब बात करते हैं। तो क्लिनिकल पिक्चर ऑफ HIV इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 फेजेज। इसमें 3 फेजेज हैं। सबसे पहला फेज है एक्यूट फेज, देन क्रॉनिक फेज एंड फेज ऑफ फ्रैंक एड्स। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट फेज की। देखिए, इनिशियली आफ्टर गेटिंग एन इन्फेक्शन ऑफ HIV, राइट, तो HIV सबसे पहले आपका किस पे एंटर करता है, आपके लिम्फ नोड्स में। ठीक है। लिम्फ नोड में गया, या फिर कुछ अदर लिम्फॉइड टिश्यू जो होते हैं उन पे एंटर करता है। तो वहां पे फर्दर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, कहाँ, टी सेल्स पे। जैसे कि अभी हमने देखा टी सेल पे इसका रेप्लिकेशन। ठीक है। रेप्लिकेशन या आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। तो टी सेल्स के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। देन कुछ आपके जो वायरसेस हैं, ठीक है, टी सेल मल्टीप्लिकेशन होने के बाद फिर स्पिल ओवर करते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम। फिर कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये प्राइमरी वायरेमिया कॉज करते हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ इनिशियल फ्लू लाइक इलनेस डेवलप होती हैं, जिसमें फीवर, सोर थ्रोट और रेस, फटीग, वेट लॉस या फिर मियाल्जिया, इस तरह के जो इनिशियल फ्लू लाइक इलनेस है वो पेशेंट में क्या होती है, डेवलप होती हैं। क्लियर। और इस स्टेज पे आपका जो टी सेल काउंट है वो आपका क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। यानी कि टी सेल का जो काउंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, राइट। तो दिस इज द एक्यूट फेज ऑफ HIV पैथोजेनेसिस या क्लिनिकल पिक्चर ऑफ HIV। अब बात करते हैं क्रोनिक फेज की, या इसको हम एसिम्प्टोमेटिक फेज भी बोलते हैं। दोस्तों, इम्यून रिस्पॉन्स आपका जो है इन्फेक्शन होने के 1 मंथ के अंदर अंदर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। दोनों तरह का इम्यून रिस्पॉन्स, राइट, चाहे वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स हो, दोनों आपके क्या होते हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म में आपके आ जाते हैं। ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जो आपका वायरेमिया हुआ था वो वायरेमिया आपका कम हो जाता है, और जो CD4 टी सेल का जो काउंट था वो आपका नॉर्मल आ जाता है। ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने से। ठीक है, ऐसा तो हो जाता है, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स कंप्लीटली उस इन्फेक्शन को क्लियर नहीं कर पाता। ठीक है। और क्योंकि आपका जो HIV जो
इन्फेक्टेड सेल्स हैं, एचआईवी इन्फेक्टेड सेल्स जो टी सेल्स हैं, वो आपकी परसिस्ट कर जाती हैं किन पे, लिम्फ नोड्स पे। ठीक है, तो आपका जो पेशेंट है, पेशेंट में रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर 12 ईयर्स। क्लियर, या फिर रेंज करता आपका फ्यू मंथ से 30 ईयर्स तक आपका पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है। ठीक है, लेकिन इतना टाइम मिलता नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी ही उस पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है, ठीक है, कि उस पर बहुत सारे इन्फेक्शंस घर कर जाते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस उस पर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने से सिर्फ वायरीमिया आपका क्लियर हो सकता है, वायरीमिया आपका कम हो सकता है, यानी कि वायरल जो लोड है ब्लड पे वो आपका कम हो सकता है। CD4 टी सेल्स का काउंट जो है वो आपका नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इन्फेक्शन आपका कंप्लीटली क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि जो HIV इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो आपकी लिम्फ नोड्स में वैसी ही बनी हुई हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे और भी आपकी जो टी लिम्फोसाइट्स है, बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स या अदर जो इम्यूनोजेनिक सेल्स होती हैं वो आपकी क्या हो जाती है, इन्फेक्ट हो जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि वायरस तेजी से क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो जो वायरस आपका लिम्फ नोड्स में रह गया है, लिम्फ नोड्स के अंदर जो टी सेल्स या अदर जो आपकी इम्यूनोजेनिक सेल्स हैं उनमें रह गया है, वो तेजी से क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है और धीरे धीरे बहुत सारी लिम्फोसाइट्स को वो क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। क्लियर, तो इस स्टेज पे क्या होता है कि क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप नहीं होते, वो दिखते नहीं है। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर पेशेंट क्या हो रहा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो बहुत सालों तक पेशेंट जब तक वो टॉलरेट कर सकता है वो तब तक एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है। ठीक है, तो जैसे ही उसकी जो लेटेंसी है वायरस की, यानी कि इस स्टेज पे, इस एसिम्प्टोमेटिक फेज में वायरस आपका लेटेंट फेज में है, यानी कि वो प्रेजेंट तो है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो आपके इम्यून सिस्टम को खत्म तो कर रहा है लेकिन सिम्टम्स दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वो उसकी क्या है, लेटेंसी है वायरस की। तो जैसे ही वायरस की लेटेंसी आपकी खत्म हो जाती है, जैसे ही लेटेंसी उसकी ब्रोकन डाउन होती है, वैसे ही वो तुरंत क्या करेगा, पेशेंट पे बहुत सारे इन्फेक्शंस घर कर जाते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन होने से उस पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर वो अनट्रीटेड रहा। ठीक है, उसको अगर थेरेपी नहीं मिल रही है, एंटीवायरल थेरेपी अगर नहीं मिल रही है तो बहुत जल्दी ही उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर, तो उसके बाद फिर आपका जब ये लेटेंसी ब्रोकन डाउन होती है तो फिर आपकी एड्स की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि लिम्फ नोड्स में वायरस का तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट लिम्फ नोड्स आपके लार्ज कर जाती हैं, साइज में आपका बढ़ जाती है, उनका साइज बढ़ जाता है, मोर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज हो जाती है। ठीक है, तो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज रह जाती हैं। ठीक है, बहुत बड़ी साइज की रह जाती हैं। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, शॉर्ट में PGL हम इसको बोल देते हैं, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। तो आपकी जो लिम्फ नोड्स हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, फूल जाती हैं, राइट। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि जब आपकी लेटेंसी ब्रेकडाउन हो जाती है ग्रेजुअली, फिर क्या होता है, आपका CD4 टी सेल्स का जो लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम आपके डेवलप होते हैं, जैसे अनएक्सप्लेन्ड डायरिया लास्टिंग फॉर मोर देन 1 मंथ। ठीक है, डायरिया डेवलप हो जाता है जो कि 1 मंथ तक, ठीक है, या उससे ज़्यादा समय तक आपका रह सकता है। ठीक है, और वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, और कुछ माइल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं जैसे ओरल थ्रस है, ठीक है, या हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शंस आपके डेवलप हो जाते हैं, राइट।
तो इस स्टेज को हम बोलते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट, या सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन हम इसको बोल देते हैं स्टेज को, ठीक है। धीरे धीरे फिर दोस्तों क्या होता है, जो पेशेंट है वो एंड स्टेज की तरफ मूव करता है, जिसको हम बोलते हैं एड्स, यानी कि HIV इन्फेक्शन की जो एंड स्टेज है दैट इज कॉल्ड एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें रैपिड फॉल इन CD4 T सेल काउंट यूजुअली लेस देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। पेशेंट का जो CD4 T सेल काउंट है वो बहुत कम हो जाता है, कितना, 200 से भी नीचे आ जाता है, लेस देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर हो जाता है। और साथ ही साथ जो वायरल लोड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यूज टोटली आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, विच आर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यूज, राइट। देन पर्सिस्टेंट डायरिया हो जाता है, ठीक है, डायरिया बहुत टाइम तक चलता रहता है, ठीक है। और कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे, ठीक है, बैक्टीरियल, वायरल और आपका पैरासाइटल, ठीक है, और फंगल इन्फेक्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन है, देखिए न्यूमोसिस्टिस इरोवेसी इन्फेक्शन है, इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, साइटोमेगालोवायरस भी इन्फेक्शन करता है, ठीक है। कैंडिडा एल्विकेंस भी पैथोजेनिक बन जाता है, ठीक है, यानी कि कैंडिडा एल्विकेंस की जो कुछ आपकी जो कैंडिडा की अदर जो नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज होती है वो भी आपकी, कैंडिडा एल्विकेंस तो पैथोजेनिक है ही, इसके अलावा कुछ अदर जो नॉन पैथोजेनिक है वो भी आपकी पैथोजेनिक बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मा है, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है, राइट, और न्यूमोनिया भी हो जाता है दोस्तों। और इसके अलावा आपका कुछ सार्कोमा, जैसे कैपोजी सार्कोमा है, या आपका हॉकिंस लिम्फोमा है, इस तरह की कैंसरस कंडीशन भी कॉज हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों टोटली जो आपका पेशेंट है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, तो उसको कोई भी जो नॉन पैथोजेनिक भी अगर है ऑर्गेनिज्म तो उसकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि उसको भी मौका मिल जाता है, वो भी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन जाता है, ठीक है, क्लियर। तो this is all about the pathogenesis and the clinical manifestations of HIV, right? I hope कि आपके समझ में आया होगा। Thank you very much.